हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं आज फिर अपने चैनल पे आया हूँ और मैं हूँ आपका दोस्त कुमार आज़ाद। और आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक है, फिर से हम लेके आए हैं। और इस टॉपिक का नाम है परमाणु हो गया, अणु, इसके अलावा तत्व, यौगिक। इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्त। तो आइए देखते हैं, पहले हेडिंग लगाते हैं परमाणु, अणु, तत्व और कौन सा एक टॉपिक है, यौगिक। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं, है ना, परमाणु। आज का जो टॉपिक है दोस्त वो है परमाणु। परमाणु, अच्छा, अणु को भी डिस्कस करेंगे, अणु को भी। इसके अलावा देखेंगे तो तत्व को भी डिस्कस करेंगे, यौगिक को भी डिस्कस करेंगे, यौगिक को भी आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं किसका, परमाणु का। तो आइए हम सबसे पहले बताते हैं आपको, है ना, परमाणु के बारे में। और हम पहले भी आपको बताए थे परमाणु के बारे में। तो परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त, तो परमाणु को बोलते हैं हम एटम। अच्छा, परमाणु के बारे में हम आपको बताए थे क्या, इसके बारे में हम आपको बताए थे, ये पदार्थ का छोटा से छोटा कण है। ये क्या है, तो ये पदार्थ का छोटा से छोटा कण है जिसको आप देख नहीं सकते हो, या इतना छोटा कण है कि इसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये सबसे पहले किसने हमें बताया था, तो सबसे पहले बताया था जॉन डाल्टन ने। हालांकि हालांकि एक चीज़ आप याद रखें कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किए थे वो कौन था, तो वो था ऋषि कनाद। ऋषि कनाद और डेमोक्रिटस का नाम आता है। तो दो वैज्ञानिक है दोस्त, आप याद रखिए। परमाणु के बारे में पहली बार जो विचार प्रस्तुत किया था वो कौन था, वो था ऋषि कनाड। और कौन था, डेमोक्रिटस। बाद में जॉन डाल्टन भी ऋषि कनाद और डेमोक्रिटस के सिद्धांत से सहमत हुआ था। और जॉन डाल्टन भी यही बोले थे कि पदार्थ का छोटा से छोटा कण ही है, इसको और ज़्यादा तोड़ना संभव नहीं है। तो पहला जो विचार दिया था, हम बोलेंगे, है ना, प्रथम विचार जो इस पर प्रस्तुत किया था, प्रथम विचार जो इस पर प्रस्तुत किया था दोस्त, वो कौन था, तो वो था ऋषि कनाद। वो था ऋषि, है ना, कनाड। और एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, डेमेक्रिटस। डेमे डेमे अनक्रिटस डेमेक्रिटस। तो ऋषि कनाद और डेमेक्रिटस दो वैज्ञानिक थे दोस्त, जो सबसे पहले इस पे विचार प्रस्तुत किए थे। और ये क्या बोले थे, ये दोनों ये बोले थे पदार्थ का छोटा से छोटा कण जिनसे मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण हुआ है और जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो तो प्रथम विचार तो इन्होंने दिया था। अच्छा, बाद में देखेंगे इनके विचार से सहमत, है ना भी। अच्छा, ये जो परमाणु है ये क्या है, अविभाज्य। इन्होंने क्या बोला था कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसको और ज्यादा तोड़ना संभव नहीं है। तो ऋषि कनाद और डेमोक्रिटस पहली बार इस पे विचार प्रस्तुत किए थे। ये क्या बोले थे, ये बोले थे जो परमाणु है दोस्त, जो परमाणु है वो कैसा कण है, वो अविभाज्य है, अविभाज्य कण है और अदृश्य है। यानी इसको आप ना तो देख सकते हो, ना और ज्यादा इसको आप तोड़ सकते हो। इसके अलावा आप ये भी याद रखें परमाणु के बारे में कि बाद में इसके बारे में किसने बताया था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन भी इस पे विचार प्रस्तुत किए थे। और ये भी क्या बोले थे, ये भी परमाणु को बोले थे अविभाज्य कण। परमाणु को ये भी क्या बोला था कि ये अविभाज्य है, ये अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। ठीक है, जॉन डाल्टन भी ये बोले थे। लेकिन बाद में आपको ये भी पता चला कि जब, है ना, आप जे टॉमसन का नाम सुने होंगे, है ना, आप रदरफोर्ड का नाम सुने होंगे। तो आप जब ये पढ़ेंगे परमाणु के बारे में कि ये अविभाज्य कण है, लेकिन ये सिद्धांत बाद में क्या हो गया था, गलत हो गया था। क्योंकि जे टॉमसन और रदरफोर्ड, है ना, गोल्डस्टीन, ये सब का आप नाम सुने होंगे। बाद में परमाणु को और ज़्यादा तोड़ा गया और परमाणु के 3 पार्टिकल निकले। जब परमाणु को और ज़्यादा तोड़ा गया तो परमाणु को 3 भागों में बांटा गया। और वो 3 कण कौन कौन से निकले इसके अंदर 3 कण निकले थे दोस्त, आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन था, न्यूट्रॉन था। तो बाद में ये सिद्धांत गलत हो गया ऋषि कनाद का, डेमोक्रिटस का, या आप कहें जॉन डाल्टन का। तो ये सिद्धांत बाद में गलत हो जाता है, क्योंकि बाद में परमाणु का विभाजन होता है और 3 पार्टिकल यहाँ से बनते हैं, 3 कण यहाँ से बनते हैं। वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बाद में ये सिद्धांत तो गलत हो जाता है दोस्त। ये तो परमाणु के बारे में था। अच्छा, अणु को आप क्या बोलोगे, है ना, अगर आप बात करते हैं अणु का, है ना, अणु के बारे में, तो अणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अणु क्या होता है, तो अणु का मतलब है दोस्त परमाणुओं का समूह। अणु का क्या मतलब है, परमाणुओं का समूह। तो इसको हम सिंपल लिखेंगे क्या, अणु को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे परमाणुओं का समूह। परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है दोस्त, तो ये अणु कहलाता है।
परमाणुओं का समूह है, या इंग्लिश में इसको बोलें तो ग्रुप ऑफ एटम है। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है। तो ग्रुप ऑफ एटम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है दोस्त कि किस तरह के परमाणुओं का समूह है? तो अणु तो परमाणुओं का समूह है, तो क्या एक ही तरह के परमाणुओं का समूह है या अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह है? तो आप याद रखना, अणु परमाणुओं का समूह तो है, लेकिन इसमें दोनों डिफिनेशन इंक्लूड है दोस्त। यानी अणु क्या है? एक ही तरह के परमाणुओं का भी समूह है, और अलग अलग तरह के परमाणुओं का भी समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप कि परमाणुओं का समूह तो है, लेकिन ये परमाणु क्या हो सकता है? तो ये परमाणु हो सकता है एक ही तरह का, या तो एक ही तरह का, एक ही तरह, या अलग अलग, या अलग अलग, या अलग अलग परमाणुओं का समूह हो सकता है, या अलग अलग परमाणुओं का समूह हो सकता है। तो अणु में दोनों डिफिनेशन है दोस्त, या तो एक तरह के परमाणुओं का समूह होगा, या अलग अलग परमाणुओं का भी समूह अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम हाइड्रोजन, फिर ले लेते हैं हम ऑक्सीजन, फिर ले लेते हैं हम सल्फर, है ना, एस का मतलब सल्फर है दोस्त। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं हम H2O, और एक ले लेते हैं हम NaCl। तो आप हम अगर हम आपसे बोलें दोस्त, हम आपसे अगर बोलें कि इनमें कौन सा अणु है, तो इनमें जितने भी हैं वो सब के सब एक अणु है। आप बोलेंगे कैसे? तो हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो आगे कुछ नहीं तो कितना है दोस्त? तो हम बोलेंगे आगे एक है, यानी हाइड्रोजन का ये एक अणु है, और इसमें हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, यानी केवल हाइड्रोजन के ही तो परमाणु हैं। तो एक ही तरह के परमाणुओं का समूह है ये भी क्या कहलाता है? अणु। अलग अलग तरह के भी परमाणुओं का समूह होगा तो क्या कहलाएगा? अणु। जैसे यहाँ पे देखें H2O, H2O के आगे कुछ नहीं तो कितना है दोस्त? तो आप बोलिएगा एक है, यानी ये जल का क्या है? एक अणु है, लेकिन जल के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु है। हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु हैं, यानी अलग अलग परमाणुओं का समूह है। तो ये भी क्या कहलाता है दोस्त? ये भी अणु कहलाएगा, और ये भी अणु कहलाएगा। ऑक्सीजन को भी आप देखिए तो ऑक्सीजन के ही केवल दो परमाणु हैं, सल्फर को आप देखें तो केवल सल्फर के 8 परमाणु हैं। यानी या तो एक तरह के ही परमाणुओं का समूह होगा, जैसे आप हाइड्रोजन में देख रहे हैं केवल हाइड्रोजन के ही दो परमाणु मिले हैं तो ये अणु बना है। ऑक्सीजन को देखिएगा तो केवल ऑक्सीजन के ही दो परमाणु मिले हैं तो अणु बना है। सल्फर को आप देखिएगा तो केवल सल्फर के ही 8 परमाणु मिले हैं तो अणु बना है। लेकिन जब आप जल को देखिएगा तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन के भी दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी एक परमाणु है, यानी यहाँ अलग अलग परमाणुओं का समूह है, अलग अलग परमाणुओं का समूह है। तो या तो अलग अलग परमाणुओं का समूह हो या एक ही तरह के परमाणुओं का समूह हो, दोनों क्या कहलाता है दोस्त? मॉलिक्यूल। यानी सेम नेचर ऑफ एटम हो, यानी सेम टाइप ऑफ एटम का जो ग्रुप है, या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के जो ग्रुप होते हैं वो कहलाता है मॉलिक्यूल। इंग्लिश में बोल सकते हैं मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, बोथ आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। आई होप आप समझ गए होंगे ये सब का सब क्या है। तो ये सब का सब क्या है दोस्त? ये सब का सब अणु है, ये सब का सब अणु है। आइए हम और इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लिए कि अणु का जो डिफिनेशन है क्या है, या तो सेम तरह के एटम होंगे या अलग अलग तरह के एटम होंगे, है ना। यानी अणु में आप देख लिए, अणु के बारे में आप क्या देखे दोस्त? तो आप बोलोगे अणु में क्या देखे? तो अणु तो देख लिया परमाणुओं का समूह है। ये क्या है? ये है परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह है। अब ये जो परमाणु है दोस्त, या तो एक तरह का, या तो एक ही तरह के परमाणु होंगे या अलग अलग तरह के परमाणु होंगे। आप यहाँ पे देख लिए तो अणु के बारे में ये परमाणुओं का समूह है। लेकिन ये परमाणु कैसे होंगे? ये परमाणु कैसे होंगे दोस्त? तो हम यहीं पे लिख देते हैं, ये परमाणु कैसे होंगे? तो या तो एक ही तरह के होंगे, या तो एक ही तरह के होंगे, या क्या होंगे? अलग अलग तरह के होंगे, या क्या होंगे? है ना, अलग अलग तरह के होंगे, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अणु, यानी मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल तो आपको देख ही दिए कि अलग अलग तरह के भी परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है, एक ही तरह के परमाणु का समूह भी होगा तो वो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। अब क्या होता है दोस्त? अब क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल का, तो हम लिए थे आपके पास हाइड्रोजन है, फिर देखें क्लोरीन है, और भी एग्जाम्पल है जैसे ब्रोमीन है, फिर देखे थे सल्फर है, फिर देखें फॉस्फोरस है, इसके अलावा NaCl आप ले लो, इसके अलावा H2O ले लो। ये सब का सब क्या है? अणु है। तो जिसमें अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह है, कौन है वो? NaCl। देख रहे हो, सोडियम का भी परमाणु है और क्लोरीन का भी परमाणु है, यानी अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह है। तो ये भी क्या कहलाएगा? अणु। जल को ले लो, हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन, अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह है, ये भी क्या कहलाएगा? अणु।
लेकिन ब्रोमीन को आप लो तो केवल ब्रोमीन के ही परमाणु हैं, क्लोरीन को लो तो केवल क्लोरीन के ही परमाणु हैं। तो ये सब डेफिनेशन किसका है? अणु का है। अच्छा, अणु को और क्या लिख सकते हो आप? तो अणु को लिख सकते हो आप एक ऐसा छोटा से छोटा ये पदार्थ है ना, ऐसा छोटा से छोटा, हालांकि ये देख लिया आपकी परमाणुओं का समूह है, लेकिन ये छोटा से छोटा पदार्थ है जो तत्व या यौगिक का निर्माण करता है। हम आगे आपको बताएंगे तत्व क्या है, यौगिक क्या है, लेकिन अभी आप याद रखना, जैसे किसी भी पदार्थ का छोटा से छोटा कण है उसको आप बोलते हैं परमाणु, एटम बोलते हैं। एटम ही छोटा से छोटा कण है जिसके द्वारा किसी पदार्थ का निर्माण हुआ है। अच्छा, एटम जब ग्रुप में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अणु भी एक छोटा से छोटा ही पदार्थ है, एटम से थोड़ा सा बड़ा है, परमाणु से थोड़ा सा बड़ा कौन है? अणु है। तो ना तो आप परमाणु को देख सकते हो, ना ही हम अणु को देख सकते हैं, लेकिन परमाणुओं का समूह क्या है? अणु। लेकिन ये भी इतने छोटे हैं कि इसको भी देखना संभव नहीं है। तो अणु क्या है? अणु क्या है? तो आप ये भी लिख सकते हो कि तत्व और यौगिक, जो हम आगे आपको बताएंगे दोस्तों, कि तत्व और यौगिक जो है उसका छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है? अणु। उसका छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है? अणु। तो आप लिख सकते हो अणु क्या है? तो ये तत्व, तत्व या यौगिक, तत्व एवं लिख देते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग है दोस्त। तो तत्व एवं यौगिक, तत्व एवं यौगिक का है ना छोटा से छोटा कण है, छोटा से है ना छोटा कण है, छोटा कण है, छोटा कण है ना, जिसका 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 स्वतंत्र जिसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है ना संभव है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व संभव है। यानी अणु के बारे में ये भी बोल सकते हो कि अणु के ही मिलने से क्या बना है? तत्व और यौगिक। जैसे पूरी दुनिया किससे मिलकर बना है? पूरी दुनिया के अंदर जितने पदार्थ हैं किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं, है ना। परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु। तो आपके पास आसपास जितने भी पदार्थ हैं, चाहे कुर्सी हो, टेबल हो, फैन हो, या आप मार्कर हो, अभी मार्कर लिए हैं दोस्त, ये बोर्ड है, ये सबके सब जितने भी पदार्थ हैं आपके चारों ओर, वो सबके सब पदार्थ है ना किनसे? इन छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं। तो आप बोलोगे वो परमाणु से मिलके बने हैं। तो उसी तरह से अणु भी है जो तत्व और यौगिक का छोटा से छोटा कण है जिसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है। तो आप क्या बोलोगे? परमाणु का अस्तित्व नहीं है क्या? हाँ, तो परमाणु का अस्तित्व नहीं है दोस्त। परमाणु का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है, लेकिन अणु का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से संभव है ना, स्वतंत्र रूप से संभव है। यानी अणु क्या है? परमाणुओं का ऐसा समूह है जिसका अस्तित्व संभव है। और ये क्या है? तत्व और यौगिक का छोटा से छोटा कण है या पार्टिकल है। तो आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इंग्लिश में अगर हम लिखे तो इसको क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट है ना पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, which combine which combine which combine and form metal and compound and form metal and compound। आप बोलोगे मेटल क्या है दोस्त? तो मेटल सॉरी which form element and compound, एलिमेंट एंड कंपाउंड। आप बोलोगे एलिमेंट क्या है सर? तो एलिमेंट का मतलब तत्व होता है जो हम आगे आपको बताएंगे। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड का मतलब यौगिक होता है। यानी एलिमेंट और कंपाउंड का जो छोटा से छोटा कण है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, और इसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है ना। तो आप लिखे हुए विच है ना, विच है ना ऑल्सो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली इन नेचर। यानी जिसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व भी दोस्त संभव है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व इसका संभव है अणु का, लेकिन परमाणुओं का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये तो हो गया अणु के बारे में, आप समझ गए। अब हम आते हैं किसके बारे में? तत्व के बारे में। हाँ, तो ये तो दूसरा आपका टॉपिक था। अब तत्व क्या है दोस्त? तत्व के बारे में अगर हम बात करते हैं, तत्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तत्व क्या है? तो देखिए यहाँ पे आप समझिए पहले, उसके बाद लिखेंगे। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त? एलिमेंट। तो तत्व जो है बेसिकली ये शुद्ध पदार्थ है। आप बोलिएगा क्यों? तत्व कैसे शुद्ध पदार्थ हुआ? तो तत्व जो है वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं? तत्व। यानी प्रकृति से प्राप्त ऐसा कोई भी शुद्ध पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। तो तत्व शुद्ध कैसे है? तो तत्व शुद्ध इसलिए दोस्त कि तत्व के अंदर जो है एक ही तरह के परमाणु शामिल होते हैं। यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं के संयोग से क्या होता है? तत्व का निर्माण होता है। क्योंकि एक ही तरह के परमाणुओं का कॉम्बिनेशन होता है, एक ही तरह के परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है, इसलिए तत्व को बेसिकली शुद्ध माना जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये शुद्ध पदार्थ है, ये शुद्ध पदार्थ है। क्यों शुद्ध है? शुद्ध पदार्थ क्यों है?
क्योंकि यहीं पे हम लिख देते हैं क्योंकि एक ही प्रकार है ना, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह है, एक ही प्रकार के परमाणुओं अथवा बोल सकते हो यहाँ पे अणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं या अणुओं है ना, अणुओं का समूह, एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं का समूह होता है। क्योंकि जब एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो स्वाभाविक है अणु भी क्या होगा, एक ही प्रकार का होगा, है ना, अणु भी क्या होगा, एक ही प्रकार का होगा। तो तत्व को शुद्ध इसलिए बोला जाता है दोस्त, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, ये एक ही तरह के परमाणु या अणु का समूह है या अणु का ग्रुप है या एक ही तरह के परमाणुओं का ग्रुप है, क्या कहलाता है, एलिमेंट। हम एग्जाम्पल देते हैं इसका दोस्त, मान लेते हैं यहाँ पे इनका हम एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं दोस्त कि ये एक मान लेते हैं लोहे का चादर है, ये क्या है, तो ये मान लेते हैं क्या है, लोहे का चादर है ना। एफी का मतलब क्या है दोस्त, एफी का मतलब होता है लोहा का एक चादर ले लिए। तो इसमें आप सिंपल समझो, इसमें जितने भी एटम होंगे, इसमें जितने भी परमाणु होंगे दोस्त, सबका सब क्या होगा, सबका सब तो लोहा का ही परमाणु होगा, सबका सब क्या होगा, तो सबका सब हम बोलेंगे लोहा का ही तो परमाणु होगा। जितने भी परमाणु होंगे यहाँ पे सबके सब क्या होंगे, लोहा का ही परमाणु होगा। अलग से तांबा का परमाणु तो नहीं हो जाएगा, है ना, अलग से तांबा का परमाणु तो नहीं होगा। यानी एक ही तरह के परमाणु है कि नहीं, इसका मतलब तत्व ये क्या है, ये एक तरह का तत्व है, एलिमेंट है। अदर कोई भी एटम इसमें शामिल नहीं है, अदर कोई भी परमाणु इसमें शामिल नहीं है। अगर आप लोहे का चादर लिए हो तो स्वाभाविक है उस लोहे के चादर को अगर आप तोड़ते जाओगे तो जो भी छोटे छोटे कण मिलेंगे वो लोहे के ही तो मिलेंगे। इसका मतलब केवल लोहे के ही परमाणु है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक तरह का तत्व है, एलिमेंट है। उसी तरह से या आप कह सकते हो एल्युमिनियम का हम रॉड ले लें, एल्युमिनियम का एक रॉड ले लें, फिर देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं, ये मान लीजिए एल्युमिनियम का क्या है, रॉड है, एल्युमिनियम का रॉड है। तो इसका मतलब इसमें जितने भी परमाणु होंगे, इसमें जितने भी परमाणु होंगे सबके सब क्या होंगे, एल्युमिनियम के होंगे, सबके सब क्या होंगे, एल्युमिनियम के ही तो होंगे। अलग से इसमें किसी भी, है ना, दूसरा पदार्थ का परमाणु तो नहीं आएगा। इसका मतलब सबके सब चूंकि एल्युमिनियम के परमाणु हैं, एक ही तरह के परमाणु हैं, इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक तरह का एलिमेंट है, तत्व है। और तत्व बेसिकली शुद्ध इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हो एक ही तरह के परमाणु हैं। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लिए तत्व क्या है ना, अणु क्या है, परमाणु क्या है, ये देख लिए। और इसको अगर हम डिटेल करें, और अगर हम इसको डिटेल करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले तो तत्व, एक तरफ हम तत्व को देख रहे थे, अब एक तरफ हम कंपेयर कर लेते हैं किसको, यौगिक को। एक तरफ हम कंपेयर कर लेते हैं किसको, यौगिक को। यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त, तो यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, और तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अभी आपने देखा तत्व का मतलब क्या होता है, तो हम छोटा छोटा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो लिखते हैं। तो तत्व का मतलब क्या देखें, तो तत्व का मतलब आप देखिए शुद्ध पदार्थ। फिर से बताओ शुद्ध क्यों है दोस्त, तो एक ही तरह के परमाणु है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, एक ही तरह के परमाणु है, एक ही तरह के, है ना, परमाणु है, एक ही तरह के परमाणुओं का समूह है, एक ही तरह के परमाणुओं का समूह है, इसलिए तत्व बेसिकली क्या है, शुद्ध पदार्थ है। पहला पॉइंट तो ये देखिए। अच्छा, अगर अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह हो तो क्या बोलेंगे, तो अलग अलग तरह के अगर परमाणुओं का समूह है तो उसको तत्व नहीं बोलेंगे दोस्त, उसको क्या बोलते हैं, यौगिक। तो अलग अलग तरह के परमाणु या अणुओं का समूह जो निश्चित अनुपात में मिले हैं और वो क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी एक ही तरह के अगर परमाणुओं का समूह है जो किसी रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं वो तो तत्व कहलाएंगे दोस्त। लेकिन अलग अलग तरह के परमाणुओं या अणुओं का समूह अगर हो, है ना, और किसी रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ हो तो क्या कहलाते हैं, यौगिक। तो यौगिक क्या है, तो यौगिक को बेसिकली अशुद्ध आप बोल सकते हो, यौगिक को बेसिकली आप अशुद्ध पदार्थ बोल सकते हो। क्यों, तो आप बोल सकते हो क्योंकि अलग अलग तरह के परमाणुओं का, अणुओं का समूह है। क्या है ये दोस्त, तो अलग अलग तरह के परमाणुओं परमाणुओं अथवा अथवा अणुओं का समूह है, अलग अलग तरह के परमाणुओं अथवा अणुओं का समूह है, अणुओं का समूह है। यानी यौगिक में क्या है, अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह होगा, इसमें क्या है, एक ही तरह के परमाणुओं का समूह होता है। अच्छा, एक चीज और आप याद रखना, जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें इसका, तो आप देखिए लिए लोहे का रॉड ले लो, लोहे का रॉड ले लो,
या एल्युमिनियम का रॉड ले लो, है ना, एल्युमिनियम का रॉड ले लो। ये सब क्या है, ये सब तत्व हैं। स्वाभाविक है एल्युमिनियम के रॉड में लोहा का रॉड तो नहीं आ जाएगा, केवल एल्युमिनियम के ही परमाणु होंगे, इसलिए ये सब क्या है, तत्व हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे H2O को आप ले लो, जल को, है ना, सोडियम क्लोराइड को ले लो, सोडियम सल्फेट को ले लो, है ना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को ले लो, या कॉपर सल्फेट को ले लो, कॉपर सल्फेट को ले लो। ये सब हम आगे बताएंगे दोस्त बढ़िया से, कैसे केमिकल फार्मूला ये सब बना हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप समझिए H2O का मतलब होता है जल। तो ये सब के सब क्या है, यौगिक हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी है ना यौगिक को आप देखोगे तो अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह है। देखो यहाँ पे जल में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के भी परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के भी परमाणु हैं। NaCl को देखोगे, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं, इसमें सोडियम के भी परमाणु हैं और क्लोरीन के भी परमाणु हैं, अलग अलग परमाणुओं का समूह है। सोडियम सल्फेट को देखोगे तो सोडियम के 2 परमाणु हैं, सल्फर के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह है, इसलिए ये सब का सब क्या है, तो ये सब का सब क्या है दोस्त, सबका सब यौगिक है, कंपाउंड है। ठीक है, दो बात तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये 2 बात समझ में आ गया, लेकिन ये दोनों बोलो किससे मिलके बना है, तो ये दोनों अगर आप तत्व बोलते हो या फिर यौगिक बोलते हो, तो ये दोनों देखोगे तो है ना किससे मिलके बना है, अणुओं से मिलके बना है। कहोगे कैसे, तो यहाँ पे भी देखो। अच्छा, एक चीज और याद रखना है दोस्त, कि जितने भी यौगिक हैं वो सबके सब अणु हैं, लेकिन जितने भी अणु हैं वो सबके सब यौगिक नहीं है। क्योंकि जितने भी यौगिक हैं आप देख रहे हो, है ना, जितने भी यौगिक को देख रहे हो ये सब के सब एक तरह का अणु है। क्योंकि अणु का डिफिनेशन 2 था। अणु का डिफिनेशन क्या था, परमाणुओं का समूह, यानी एक ही तरह के परमाणुओं का समूह हो सकता है या अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह हो सकता है। तो आप बताओ अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह है कि नहीं है, इसका मतलब यौगिक को आप अणु भी बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे याद रखना कि प्रत्येक प्रत्येक यौगिक प्रत्येक यौगिक प्रत्येक यौगिक एक अणु होता है, एक अणु होता है। जितना भी यौगिक है दोस्त वो सब के सब अणु हैं, लेकिन तत्व को आप अणु नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे आप लिखिएगा तत्व को, हाँ, आप ये भी बोल सकते हो प्रत्येक तत्व, सॉरी, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक तत्व, है ना, या तो अणु होगा, या तो या तो है ना अणु होगा, या तो अणु। प्रत्येक तत्व को भी आप बोल सकते हो अणु हो सकता है, तत्व भी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रत्येक तत्व या तो अणु होगा या परमाणु भी हो सकता है, या परमाणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, हो सकता है। यानी तत्व को आप परमाणु या अणु कुछ भी बोल सकते हो। मान लेते हैं एक ऐसा तत्व लेते हैं दोस्त, जैसे कि लोहे का ही रॉड लिए थे, तो उसमें केवल लोहा का ही परमाणु था, है ना, और वो लोहा का परमाणु केवल लोहे के ही परमाणु थे, यानी वो जो लोहा का रड है उसमें केवल लोहा का ही परमाणु है। तो ये क्या है, एक तरह का अणु ही तो है, एक ही तरह के परमाणु है। क्योंकि अणु का 2 डिफिनेशन था, या तो एक ही तरह के परमाणु होंगे या अलग अलग तरह के परमाणु का समूह होगा। इसमें देख रहे हो अलग अलग तरह के परमाणुओं का समूह है, यानी यौगिक को भी आप अणु बोल सकते हो, तत्व को भी आप अणु बोल सकते हो। हालांकि हालांकि इससे हम उतना सहमत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा तत्व को बोला जा सकता है अणु, है, या परमाणु तत्व को बोला जा सकता है अगर कोई ऐसा तत्व है जो एक ही परमाणु से मिलकर बना है। मान लेते हैं कोई ऐसा एलिमेंट, हालांकि ऐसा एलिमेंट होगा नहीं, क्योंकि तत्व अणु या परमाणु का हमेशा बड़ा फॉर्म होता है। तत्व क्या है दोस्त, तो हमेशा याद रखिएगा एक बड़ा फॉर्म है अणु या परमाणु का, इसलिए इस स्टेटमेंट को अभी हम मिटाते हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्रत्येक यौगिक एक अणु होता है, लेकिन लेकिन याद रखिएगा, लेकिन लेकिन प्रत्येक ना अणु प्रत्येक अणु यौगिक नहीं होता है, प्रत्येक अणु यौगिक नहीं है, नहीं है, प्रत्येक अणु यौगिक नहीं है। प्रत्येक यौगिक को आप अणु बोल सकते हो, लेकिन प्रत्येक अणु को आप यौगिक नहीं बोल सकते। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो तत्व है दोस्त, एलिमेंट, जो कि आप शुद्ध पदार्थ बोल रहे थे, इस तत्व को आगे देखोगे तो आप 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एलिमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है धातु और दूसरा क्या है, अधातु। तो आइए आइए हम उसको पहले पढ़ते हैं, धातु और अधातु को, जो कि तत्व को बाद में 2 कैटेगरी में बांटा गया है, धातु और अधातु में, यानी मेटल और नॉन मेटल में। धातु का मतलब क्या है दोस्त, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, और अधातु का क्या मतलब है, जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। आइए हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनको हम मिटा देते हैं, और हम क्या देखेंगे कि जो तत्व को 2 कैटेगरी में बांटा गया है उसको हम डिटेल करेंगे। तो आप याद रखिएगा तत्व को 2 भागों में बांटा गया है,
तत्व को दो भागों में बांटा गया है दोस्त। एक तो जो पार्ट है तत्व का वो क्या है, धातु। तत्व को दो भागों में बांटा गया है। तत्व तत्व यानी एलिमेंट जो है दोस्त, एलिमेंट जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वो क्या है, धातु। धातु धातु का मतलब होता है दोस्त मेटल। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वो है अधातु। अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल। 5 मिनट में आइए ना, अरे 5 मिनट में आइए ना। वो इसमें चंदन जा रहा था नहीं। पागल उगल हो तुम, जाओ इधर। बोल रहे हैं कुछ तो समझ नहीं रहा। तो एलिमेंट को, सॉरी दोस्त कोई डिस्टर्ब करने आ गया था। तो एलिमेंट को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है धातु, दूसरा कौन है, अधातु। अब धातु का क्या मतलब है दोस्त, धातु का मतलब है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, है ना। अधातु का क्या मतलब है, जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो। तो हम नॉन मेटल को इस साइड लिख देते हैं दोस्त। अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल। अच्छा, अब धातु का क्या मतलब है दोस्त, तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं। धातु का मतलब होता है ऊष्मा या विद्युत का सुचालक हो। ऊष्मा या विद्युत का सुचालक होता है ये, सुचालक है। मतलब क्या, मतलब ये है कि जितने भी धातु हैं, जितने भी मेटल हैं, उससे है ना हीट और करंट दोनों आसानी से पास कर जाता है, इसलिए इसको सुचालक बोला जाता है। जैसे आप एल्युमिनियम का रॉड लीजिए तो वहाँ से भी देखिए विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, वहाँ से भी करंट पास करता है। तांबा का तार लीजिए, है ना, जनरली जो हम लोग यूज करते हैं गाँव घर में तांबा का ही तार करते हैं यूज, तो वहाँ से भी देखिए विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ये सब क्या है, धातु है। और जहाँ से धातु का प्रवाह, सॉरी उष्मा या है ना विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अधातु। तो उष्मा और विद्युत का संचालक जैसे कि अगर हम बोल दें एल्युमिनियम, है ना, लोहा ले लो तो लोहा से भी देखोगे तो उष्मा और विद्युत का प्रवाह हो जाता है ना। तांबा यानी कॉपर ले लेते हैं तो यहाँ से भी उष्मा और विद्युत का प्रवाह हो जाता है। अच्छा, जो अधातु है दोस्त, ये क्या है, इसमें हम लिखेंगे ये क्या होते हैं, ये होते हैं कुचालक। ये क्या होते हैं, कुचालक। और कुचालक का मतलब आप समझ ही गए हैं, जहाँ से है ना उष्मा और विद्युत का प्रवाह ना हो। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें भी ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्त। कुचालक का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ से उष्मा उष्मा या विद्युत धारा, उष्मा या विद्युत है ना धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह ना हो सके, ना हो सके। जहाँ से उष्मा या विद्युत धारा का प्रवाह ना होगा उसको हम कुचालक बोलेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल अगर लेना है आपको दोस्त, एग्जाम्पल अगर लेना है तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं कुछ कुछ है ना ऐसे धातु, जैसे ऑक्सीजन ले लो, एग्जाम्पल में ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, है ना, नाइट्रोजन ले लीजिए, या आप ब्रोमीन ले लीजिए, है ना, ब्रोमीन ले लीजिए, या और भी हैं। और भी अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन ले लीजिए, सिलिकॉन सॉरी हम ले लेते हैं, जेनॉन को ले लेते हैं, एक्सी का मतलब होता है जेनॉन। तो ये सब जो एग्जाम्पल है दोस्त, ये सब के सब क्या है, अधातु है। अच्छा, एक चीज और याद रखना आपको दोस्त, धातु ज्यादातर जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु ज्यादातर क्या है, ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन अधातु जो होते हैं दोस्त, वो तीनों अवस्था, ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लिख देंगे कि ज्यादातर जो धातु हैं वो क्या है, ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ज्यादातर क्या है, ठोस अवस्था में होते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में होते हैं धातु, ज्यादातर ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन ये तीनों अवस्था में होता है, ये प्रायः तीनों अवस्था में होते हैं धातु। लेकिन ज्यादातर अगर आपसे पूछे कि धातु किसमें होते हैं तो गैसीय अवस्था में होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मोस्टली, अगर पूछे मोस्टली मतलब ज्यादातर, तो ज्यादातर ये किस अवस्था में होते हैं, तो गैसीय अवस्था में ये ज्यादातर होते हैं दोस्तों, गैसीय अवस्था में ज्यादातर होते हैं। लेकिन तीनों अवस्था में प्राय वो पाया जाता है। ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है, जनरली जो धातु है वो क्या है, ठोस अवस्था में है। अच्छा, ऊष्मा और विद्युत का जो सुचालक है दोस्त, यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ये तो धातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। और धातु में देखिएगा तो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन है दोस्त कुचालक में, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जहाँ से ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह हो जाता है, यानी अपवाद में वहाँ पे क्या याद रखना है, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्त, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है यहाँ पे हम अपवाद में ऐड कर देते हैं। अपवाद में कौन है, तो अपवाद में है ग्रेफाइट। कौन है, ग्रेफाइट।
तो ग्रेफाइट देखेंगे तो यहाँ पे अपवाद में है, यहाँ पे कोई अपवाद नहीं है। आप याद रखना ठोस अवस्था में होते हैं तो वो क्या होते हैं, तीनों अवस्था में होते हैं। इसमें भी एक अपवाद है दोस्त कि अगर आप है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे पारा को, तो पारा एक तरह का धातु है लेकिन वो लिक्विड अवस्था में होते हैं। यानी यहाँ पे भी एक अपवाद है, यानी धातु तो होते हैं जनरली ठोस अवस्था में, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अपवाद यहाँ पे क्या है, पारा। पारा एक ऐसा धातु है दोस्त जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी अपवाद याद रखिएगा। अपवाद में यहाँ कौन है, तो यहाँ पे है पारा। पारा यहाँ पे क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है, यहाँ पे लिख देते हैं पारा होते हैं द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में पारा बेसिकली होते हैं। वो तो तीनों अवस्था जनरली होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूछे तो गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, थर्ड याद रखिएगा कि ये ज़्यादातर कठोर होते हैं। धातु जो होता है दोस्त कठोर होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कठोर का। क्या है, तो आप देखोगे कि सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है ना, मुलायम, और इतना मुलायम है दोस्त कि इसको आप चाकू से काट सकते हो, तो ये भी इसका एक अपवाद है। तो यहाँ पे एक और अपवाद जुड़ गया दोस्त, है ना। अपवाद में कौन है, सोडियम और पोटेशियम, जिसको चाकू से काट सकते हो। लेकिन जनरली धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और वो क्या होते हैं, तो भंगुर होते हैं। यानी अधातु अगर पीटा जाए हथौड़े से तो वो चूर चूर हो जाएगा। तो जैसे धातु का नेचर है कठोर, तो वो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। तो इसमें आप लिखोगे, इसमें लिखोगे कि अधातु क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है दोस्त ब्रिटल। भंगुर का मतलब क्या है, ब्रिटल होते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं, ठीक है। अच्छा है, एक ऐसा अधातु है दोस्त जो लिक्विड अवस्था में भी है। एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड अवस्था में है, जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। यहाँ पे आप याद रखिएगा एक पॉइंट और, कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जो है एक तरह का अधातु है, एक तरह का अधातु है, सॉरी, हाँ, एक तरह का ब्रोमीन जो है वो क्या है, एक तरह का अधातु है, और ये किस अवस्था में है, तो ये है द्रव अवस्था में। ये क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन, है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, जो धातु होते हैं दोस्त इसमें एक विशेष चमक होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है ना। आयोडीन जो है, सॉरी, अधातु देखोगे तो उसमें कोई चमक नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन बनता है, कौन, आयोडीन का। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि धातु में देखेंगे तो एक धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक देखने के लिए मिलेगा आपको, धात्विक चमक या धात्विक साइन आपको देखने के लिए मिलेगा धातु में, है ना। एक ऊपर से ही चमकता है वो धातु जितने भी हैं, लेकिन अधातु जो होते हैं वो उसमें कोई तरह का चमक नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन कौन है दोस्त, तो आयोडीन देखोगे तो एक एक्सेप्शन है, यानी आयोडीन ऐसा अधातु है जिसमें चमक देखा गया है। तो आप यहाँ पे एक याद रखिएगा कि अधातु, है ना, यहाँ पे कोई चमक नहीं है, यहाँ पे चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन अपवाद अगर हम बोलें, अपवाद में कौन है दोस्त, तो अपवाद में है आयोडीन। अपवाद में कौन है, तो अपवाद में कौन है दोस्त, तो आयोडीन अपवाद में है। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा, है ना। फिर से अगर हम देख लें मेटल को, तो उसमें और विद्युत का सुचालक है, जैसे एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है। नॉन मेटल में देखेंगे तो वो कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद याद रखना होगा किसका, ग्रेफाइट का। यानी ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो जाता है। उसी तरह से देखिएगा धातु क्या है, ठोस अवस्था में ज़्यादातर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, ये ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन अपवाद में देखोगे पारा है, यहाँ पे पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में भी है। उसी तरह से वहाँ देखिएगा तो अधातु ज़्यादातर क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में, लेकिन तीनों अवस्था में इसको देखा गया है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, धातु क्या होते हैं, जनरली कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। इतने मुलायम है कि इसको आप चाकू से काट सकते हो। अधातु में अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, धातु में देखोगे तो एक विशेष चमक देखने के लिए मिलेगा, धात्विक चमक जिसको बोलते हैं। अधातु में ऐसा कोई चमक नहीं है, लेकिन अपवाद में कौन है, आयोडीन। आयोडीन में चमक देखा गया है। तो आई थिंक ये धातु तत्व का जो दो कैटेगरी है, धातु और अधातु, वो क्लियर हुआ होगा। एक और इसमें दोस्त, है ना, दोनों में एक और अंतर है कि जितने भी धातु हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। लेकिन जो अधातु होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है अधातु में। तो एक ये भी याद रखना है कि ये विद्युत धनात्मक हैं, वो क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं दोस्त, आगे हम फिर लेके आएंगे आपको जो रासायनिक संयोजन के नियम हैं। जैसे आप पढ़े होंगे स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, इसके अलावा आप पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो आगे है केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। आज हम यहीं तक रहने देते हैं।
और जो कमी है दोस्त वो आप लोग बताते रहिए, हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। जैसे किसी ने बोला था लाइट का कमी है, तो हम थोड़ा लाइट बढ़ाने का कोशिश किए हैं। और भी जो कमी है बताइए, क्योंकि हम तो फ्रेशर हैं, और सपोर्ट कीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बिना आपके हम कुछ नहीं हैं। थैंक्स दोस्त।